नमस्कार। तो बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि एक युग का अंत हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार का जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुआ है ना, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक साफ साफ इशारा है कि सत्ता का जो खेल है वो एक बहुत ही अहम मोड़ कर आ गया है। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी को बयां कर देती है। और इस पर एक बात कही गई है, जिसकी कुर्सी जा रही है वही गुलदस्ता भी भेंट कर रहा है उसे, जिसने उसकी कुर्सी ले ली है। सोचिए जरा, फैसला अमित शाह का और गुलदस्ता भी उन्हीं के हाथ में। क्या विडंबना है राजनीति की। मतलब जिसकी कुर्सी गई वही उस इंसान को गुलदस्ता दे रहा है जिसने कुर्सी ली है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये पावर के शिफ्ट होने का, सत्ता के हस्तांतरण का एक सीधा सीधा सिंबल है। तो अब सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि ये जो हो रहा है, क्या ये एक सीनियर लीडर को एक सम्मानजनक विदाई दी जा रही है, या फिर ये एक बहुत लंबे, बहुत सोचे समझे पॉलिटिकल गेम का कह सकते हैं आखिरी दाव है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को धीरे धीरे साइडलाइन करने की ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, ये पिछले 1.5 साल से लिखी जा रही थी। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी थी, जिसे बहुत ही खामोशी से अंजाम दिया गया। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को हम 3 क्लियर स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप था मीडिया से दूरी बनाना। सोचिए, ये शायद नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल करियर का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं दिया। दूसरा स्टेप था कैंपेन पर कंट्रोल। चेहरा तो उनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल था वो पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में था। और फिर आया तीसरा और सबसे शातिर कदम, नारों में बदलाव। अब ये नारों वाली बात वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, एकदम क्लियर, पूरा फोकस सिर्फ नीतीश कुमार पर। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना नारा क्या दिया, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। देखा आपने कितनी चालाकी से नरेंद्र मोदी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। और बस इसी एक बदलाव ने नीतीश कुमार के अकेले लीडरशिप वाले दावे को कमजोर कर दिया। और पता है, इस पूरे पॉलिटिकल मैनूवर को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसका तरीका। मतलब ये कोई रातों रात हुआ तख्तापलट नहीं था जैसा हमने दूसरे राज्यों में देखा है। नहीं, ये एक बहुत धीमी, बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। एक स्लो बर्न कह सकते हैं। इस टेबल को देखे, इससे बात और भी क्लियर हो जाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार हो या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, सरकारें हफ्तों या कुछ ही दिनों में गिरा दी गईं। लेकिन नीतीश कुमार के केस में यहां बीजेपी ने लगभग 1.5 साल का लंबा वक्त लिया। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये थी एक धीमी और धैर्य से भरी हुई स्ट्रैटेजी। तो सवाल ये है कि इतना धैर्य क्यों? इस स्ट्रैटेजी की जड़ें आज में नहीं है। इसकी कहानी तो एक लंबी और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल राइवलरी में छिपी है, जो लगभग 16 साल पुरानी है। चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। ये कहानी शुरू होती है 2010 से। याद है वो डिनर विवाद, जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम वाले एक विज्ञापन की वजह से डिनर ही कैंसिल कर दिया था। फिर 2013 में तो उन्होंने मोदी जी की पीएम उम्मीदवारी के सवाल पर एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ही छोड़ दिया। लेकिन बीजेपी ने तब भी सब्र रखा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बिहार में सत्ता का रास्ता नीतीश से ही होकर गुजरता है। और फिर आखिरकार जनवरी 2024 में उनकी वापसी हुई, और यही इस पूरी स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स था। अच्छा, इस ऐलान के बाद जेडीयू के अंदर क्या हुआ? उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों के बीच कैसा माहौल था? चारों तरफ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। जेडीयू के दफ्तरों में तो बड़े अजीब नजारे थे। कुछ कार्यकर्ता गुस्से में थे, तो कुछ जश्न मना रहे थे। जो बड़े नेता थे वो सवालों से बच रहे थे, सीधा जवाब देने की बजाय कह रहे थे कि ये अमित शाह जी का फैसला है। सपोर्टर्स का कहना था कि वो तो सदमे में हैं। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या उन्हें सच में कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है? और इस सारे कंफ्यूजन के बीच बिहार के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार के बाद अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा? बीजेपी से कोई होगा या जेडीयू से ही? इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के फाइनल आउटकम पर आते हैं। आखिर में हुआ क्या? ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जीत है। एक ही चाल में डबल विक्ट्री। तो बीजेपी ने यहां एक तीर से 2 निशाने कैसे साधे? पहला निशाना दिल्ली।
केंद्र सरकार के लिए नीतीश कुमार जैसे अनप्रिडिक्टेबल सहयोगी को राज्यसभा भेजकर उन्होंने अपनी एक बड़ी टेंशन खत्म कर ली। और दूसरा निशाना बिहार, जहां अब पॉलिटिकल सीन पर उनका कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। तो दिल्ली भी सधी और बिहार भी सध गया। इसे ही कहते हैं असली पॉलिटिकल चेकमेट, मतलब शाह और मात का खेल। सोचिए, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को पहले गले लगाओ, फिर उसे दोस्त बनाओ और फिर धीरे धीरे उसे राजनीति के सीन से ही ऐसे साइडलाइन कर दो कि वो कहीं दिखे ही नहीं। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है, एक ऐसा लीडर जिसकी एक आवाज पर पूरा बिहार सुनता था, जिसके पीछे चलता था, वो आज अपने लोगों से ये तक बोलकर नहीं जा रहा है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उनकी अपनी राय क्या है इस पर। ये शायद अब कोई कभी नहीं जान पाएगा। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या नीतीश कुमार ऐसी विदाई डिजर्व करते थे, या ये रास्ता उन्होंने खुद ही चुन लिया था उसी दिन जब जनवरी 2024 में उन्होंने बीजेपी के साथ वापस जाने का फैसला किया? इसका जवाब तो अब शायद वक्त ही देगा।